दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं तुमको जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एक कुत्ते को लेकर बवाल हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर राजनीति में कुत्ते बिल्ली का क्या काम, लेकिन ठहरिए, यह कोई आम सड़क छाप कुत्ता नहीं है। यह कुत्ता है अंडरवर्ल्ड वाला और इसे माना जाता है डी कंपनी का एक गुर्गा। इसका नाम है सलीम कुत्ता। अंडरवर्ल्ड में इसकी यही पहचान है, सलीम कुत्ते के तौर पे। और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि बीजेपी की ओर से ऐसा आरोप लगाया गया है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के एक नेता के इसके साथ में संबंध है। और बीजेपी की तरफ से एक वीडियो और कुछ तस्वीरें भी जारी की गई हैं जिसमें कि शिवसेना का ये नेता नाचते गाते नजर आ रहा है, जश्न मनाते नजर आ रहा है सलीम कुत्ता के साथ में। तो इससे पहले कि हम जाने कि पूरा मामला क्या है, हम पहले जान लेते हैं कि आखिर ये सलीम कुत्ता कौन है और इसके नाम के आगे कुत्ता कैसे जुड़ गया। सलीम कुत्ता का परिवार तमिलनाडु से है, लेकिन सलीम कुत्ता का जन्म मुंबई में हुआ। उसका असली नाम है सलीम मीरा शेख। कुत्ता नाम कैसे पड़ा वो आगे आपको बताता हूं। तो ये जो सलीम मीरा शेख है, ये दक्षिण मुंबई के सेंट इग्नेशियस स्कूल से इसने कक्षा चौथी पांचवी तक पढ़ाई की। दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर में ये स्कूल है, वहां पर इसने पढ़ाई की और उसके बाद इसने पढ़ाई छोड़ दी और फिर छोटी मोटी गुंडागर्दी में लग गया, आपराधिक वारदातें करने लग गया। और इस बीच में हुआ ये कि इसकी मां की तबीयत काफी खराब हुई, तो इसको पैसों की जरूरत पड़ी मां का इलाज कराने के लिए। तो ये अबू बकर नाम के एक शख्स के संपर्क में आया, उससे इसकी दोस्ती हो गई थी। तो अबू बकर ने इसका परिचय करवा दिया मोहम्मद डोसा के साथ में। मोहम्मद डोसा 80 के दशक में और 90 के दशक में एक बहुत बड़ा स्मगलर हुआ करता था, जो कि सोने चांदी का और इलेक्ट्रॉनिक के सामान की स्मगलिंग किया करता था। तो उसके स्मगलिंग के कारोबार से ये सलीम कुत्ता जुड़ गया और काम करने लगा। लेकिन इसके साथ साथ ये काफी हिंसक भी था, काफी उग्र था, आक्रामक था और इसी वजह से इसका नाम कुत्ता पड़ गया। इसको गैंग में कुत्ता बुलाने लगे। शुरुआत में डी कंपनी के साथ इसका 36 का आंकड़ा था, दाऊद गिरोह के साथ नहीं जमता था, लेकिन बाद में उनके साथ भी इसके रिश्ते अच्छे हो गए और फिर आगे चलकर ये डी कंपनी के लिए भी काम करने लगा। अब हुआ ये कि 12 मार्च 1993 के बमकांड की जब साजिश रची जाने लगी, तो उसमें मोहम्मद डोसा, मुस्तफा डोसा ये लोग भी शामिल हुए और उनके साथ में सलीम कुत्ता भी शामिल हो गया। जो तमाम कॉन्स्पिरेसी की साजिश रचने के लिए जो बैठकें होती थी, उन बैठकों में जाता था। इसके बाद में जो ट्रेनिंग दी गई पूरे साजिश को अमल करने के लिए, 12 मार्च को 12 अलग अलग ठिकानों पर मुंबई में बम धमाके हुए थे सिलसिलेवार, जिसमें कि 257 लोगों की मौत हुई थी और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो उन साजिश को अमल करने के लिए उसके बाद इन्होंने उम्मीद की थी कि बड़े दंगे होंगे मुंबई भर में और फिर उसमें फायर आर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाना था। और ये पूरी साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर रची गई थी। तो उस ट्रेनिंग में भी ये शामिल हुआ, ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गया ऐसा बताया जाता है। और फिर जब पाकिस्तान से IDX और हथियार जब भारत भेजे गए, तो मुंबई के पास रायगढ़ जिले के दिघी इलाके में, दिघी शेखाड़ी में, वहां पर लैंडिंग करवाने में इसकी भूमिका थी। फिर गुजरात में भी कुछ हथियार और RDX आए थे, वहां पर भी इसने लैंडिंग करवाई। ये वहां पर सुपरवाइज करता था और कस्टम अधिकारियों को फिक्स करने के लिए, उनको रिश्वत देने के लिए ये सारा काम जो है इसने संभाल रखा था, ताकि लैंडिंग के बाद जो है RDX की आवाजाही में, हथियारों की आवाजाही में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो ये सारा काम इसको दिया गया था। इसके बाद में बमों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी इसी का था। जब बताते हैं कि टाइगर मेमन के घर पर जब तमाम वाहनों में बम प्लांट किए जा रहे थे, तो उस वक्त भी ये मौजूद था। तो इसकी कई तरह के रोल थे इसके पूरे मुंबई बमकांड में। और जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो विशेष टाड़ा अदालत में इसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और साल 2007 में विशेष टाड़ा अदालत ने पूरा फैसला सुनाया, सभी आरोपियों के बारे में फैसला सुनाया और उसमें सलीम मीरा शेख को, यानी कि सलीम कुत्ता को दोषी पाया गया। अच्छा, सलीम कुत्ता ये नाम मैं नहीं कह रहा हूं, सलीम कुत्ता
ये नाम जैसा मैंने बताया अंडरवर्ल्ड में तो पढ़ ही गया था, पुलिस रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम सलीम कुत्ता ही दर्ज हुआ और इसके जो साथी हैं, तमाम साथी, ये भी इसको सलीम कुत्ता करके ही पुलिस के अपने बयानों में रेफर करते थे, इसको संबोधित करते थे सलीम कुत्ता नाम से। और जो अदालती कार्रवाई होती थी उसमें भी इसका नाम सलीम कुत्ता के तौर पर दर्ज है। तो इसने क्या किया, एक दिन इसने अदालत के सामने गुहार लगाई कि सर मुझे सलीम कुत्ता नहीं कहा जाए, ये मेरा अपमान है, मुझे इस तरह से कुत्ता नहीं कह सकते। और इसके लिए बाकायदा उसने फॉर्मल अर्जी भी दी थी कि उसको कुत्ता ना कहा जाए, पुलिस वाले, पत्रकार, मीडिया वाले उसको कुत्ता कहकर ना बुलाएं, लेकिन उसको कोई राहत मिली नहीं। तो सलीम कुत्ता नाम से ही ये फेमस है। अब आते हैं कि अब इस ताजा मामला क्या है जिसकी वजह से यह शख्स चर्चा में आया है। उम्र कैद की सजा पाने के बाद में ये जेल में ही था, इसको नासिक जेल में रखा गया था, लेकिन ये वक्त वक्त पर पेरोल पर बाहर आता था। तो ऐसा बताते हैं कि हाल ही में जब ये पेरोल पर बाहर आया तो उस वक्त एक पार्टी में शामिल हुआ। आरोप है नितेश राणे जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने विधान भवन में ऐसा आरोप लगाया कि उनके फार्म हाउस में सुधाकर बड़गुजर नाम के नासिक के शहर प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के, उनके फार्म हाउस में एक बड़ी पार्टी रखी गई और उस पार्टी में ये महोदय भी पहुंच गए। यहां पर वीडियो में वो नाचते हुए थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और गाना बज रहा है मैं हूं डॉन। अच्छा, जो शहर प्रमुख हैं बड़गुजर, वो एक गुलदस्ते से इनका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद नितेश राणे ने आरोप लगाया कि ये जो बड़गुजर है, इनके डी कंपनी के साथ रिश्तों की जांच होनी चाहिए कि एक डी कंपनी के गुर्गे के साथ इनके ऐसे आत्मीय संबंध कैसे हैं, और वो भी ऐसे आदमी के साथ जिसने कि शिवसेना भवन को भी निशाना बनाया था और जो कि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की भी हत्या करना चाहता था। तो ऐसे शख्स के साथ शिवसेना का एक बड़ा नेता कैसे नाच गा रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। और इस मुद्दे के उठाए जाने के बाद फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल गंभीर बात है कि एक क्रिमिनल किस तरह से पेरोल पर आकर बाहर पार्टी में शामिल हो रहा है, ये मंजूर नहीं है। और बड़गुजर के इसके साथ में क्या रिश्ते हैं और किसी तरह के पैसे का लेन देन, कोई गलत लेन देन हुआ है इनके बीच में, तो एक एसआईटी गठित की जाएगी और ये एसआईटी टाइम बाउंड मैनर में एक समय सीमा के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर उसने क्या हासिल किया। लेकिन आज ये जो प्रकरण हुआ विधानसभा में, उसके पीछे का एक बैकग्राउंड भी है। जब से विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई नागपुर में, तब से लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में अंडरवर्ल्ड गूंज रहा है। और ये ऐसे हुआ कि पहले ही दिन नवाब मलिक जो कि एनसीपी के विधायक हैं, और इनके बारे में अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो अजीत पवार के गुट में हैं या फिर शरद पवार के गुट में हैं, तो ये उस दिन पहुंच गए विधान भवन में और सत्ताधारी पक्ष के साथ बैठ गए, यानी कि अजीत पवार के गुट के लोगों के साथ उठना बैठना इनका हुआ। तो ये देखकर शिवसेना ने देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा कि ये बताइए कि ये जो नवाब मलिक हैं, जब तक ये आपके साथ नहीं थे, एनसीपी आपके साथ नहीं थी, तब तक तो आपके लिए देशद्रोही थे, तब तक जो है आप इनके बारे में आरोप लगाते थे कि इन्होंने डी कंपनी के साथ में जो है लेन देन किया, ये डी कंपनी के आदमी है। और अब जब ये आपके सत्ताधारी घटक दल के एक साथ में आ गए हैं, आपकी सहयोगी पार्टी के साथ में आ गए, तो अब क्या ये आपको मंजूर है? तो इसके बाद तमतमाए हुए देवेंद्र फडणवीस ने एक धमकी भरा खत लिखा अजीत पवार को और कहा कि नवाब मलिक को साथ में नहीं लेना, सत्ता आती जाती रहती है लेकिन देश महत्वपूर्ण है, और ऐसे में अगर आपने नवाब मलिक पर जिस तरह के आरोप हैं उनको साथ में लिया तो महायुति में बाधा आ जाएगी। तो ये खत लिख दिया उन्होंने, जिस पर काफी बवाल हुआ। अच्छा, इस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने एक और दांव चल दिया और संजय राउत और खुद उद्धव ठाकरे ने ये भी बात कही कि आपको नवाब मलिक से तो परहेज है, क्योंकि उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया डी कंपनी के लोगों से लेन देन के मामले में, और उन पर आप देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ऐसे ही आरोप आपके सहयोगी दल एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी है। तो प्रफुल्ल पटेल आपको चल जाएंगे, उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इंक्वायरी शुरू की, उनके ऊपर भी दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची के साथ संपत्ति के लेन देन का आरोप है, तो वो आपको चलेंगे, लेकिन नवाब मलिक आपको नहीं चलेंगे। तो ये हुआ। इस पर बीजेपी बैकफुट पर जाती नजर आई, लेकिन आज बीजेपी की ओर से फिर एक बार फ्रंट फुट पर खेला गया और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना कटघरे में खड़ी हो गई है।
तो महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी इस तरह की आतिशबाजी देखने मिलेगी और भी कई पटाखे फूटने वाले हैं। तो हमारी उस पर नजर बनी रहेगी और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं तमाम किस्से कहानियां आप तक लेकर आऊंगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।